नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दो बिल और कुर्सी पर, प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पर परमानेंट कब्जे का खेल। इसी मानसून सत्र में क्या होगा फेल? क्या इस देश में विपक्ष बचेगा? क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? क्या इस देश में संविधान का शासन रहेगा, संवैधानिक व्यवस्था रहेगी, या सब खत्म हो जाएगा? वन लीडर सिस्टम इस देश में आएगा और मनुवाद के मुताबिक चलेगा, मनुस्मृति के मुताबिक चलेगा। ये सवाल आज क्यों लेकर के आए हैं? कुछ बाइटें हैं, कुछ बयान हैं और कुछ गंभीर चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं में एक सवाल जुड़ा हुआ है, क्या बिरला के सामने मोदी फिर हारेंगे? और ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल कांग्रेस के भीतर से, ये सवाल विपक्ष के भीतर से उठ रहा है, क्योंकि इन सवालों के साथ विपक्ष तैयार हो रहा है। और फिलहाल जो सुनने को मिल रहा है उसके मुताबिक राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और इंडिया अलायंस, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, वो तैयार नजर आ रहा है, वो रेडी है। कितना रेडी है ये मानसून सत्र में पता चलेगा, क्योंकि विपक्ष तो रेडी है लेकिन विपक्ष में मौजूद स्लीपर सेल भी उतना ही रेडी है। हो सकता है ज्यादा रेडी हो, क्योंकि भाजपा को मोदी को बचाना है, मोदी को तख्त पर परमानेंट बैठाना है। वही स्लीपर सेल मोदी की पिछली हार से इस संभावित हार के बीच में बहुत कुछ कर चुका है। वही स्लीपर सेल दो दो पार्टियों में सेधमारी कर चुका है, दो दो पार्टियों को तोड़ चुका है। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, अभी भी दिल्ली काफी दूर है। अभी तो अगर कहा जाए कि बंगाल से चले तो बंगाल से चल के अभी बक्सर भी नहीं पहुंचे हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था ना, बक्सर भी नहीं पहुंचे। अभी तो बड़ी लंबी दूरी है दिल्ली की। लेकिन लंबी दूरी में पता नहीं ना, ये नरेंद्र मोदी है, मैजिशियन है, जादूगर है। पता नहीं चलता कब सुरंगों के रास्ते दिल्ली निकल के आ जाए, सीधा सुरंग के रास्ते पहुंच जाए दिल्ली, गुफाओं के रास्ते पहुंच जाए दिल्ली। पुराना अनुभव है इनका गुफाओं में तपस्या का। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, और ये सावधानी किस लेवल पर विपक्ष बरत रहा है ये समझना जरूरी है, उनको भी चौकन्ना करना जरूरी है। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, तब फिर हम समझें, समझाएं और विपक्ष को भी दिखाएं आंकड़ों को। इसलिए कि आंकड़े देखेंगे आप रोज, सुबह शाम दोपहर शाम 3 टाइम आंकड़े देखना चाहिए, ताकि इन आंकड़ों के जरिए ही मोदी जी को रोका जा सके, हराया जा सके। स्वागत है हेमंत भाई। जरा एक हेडलाइन है, ज्यादा इसमें दिखाने, खाली बाइट सुनवानी है, लेकिन एक हेडलाइन है, दिखा देते हैं। संविधान के 2 नियम जनगणना वाला पेज, लोकसभा सीटों को 850 करने में एनडीए को कहाँ दिक्कत? अब हटा दीजिए, कुल मिला जुला करके हटा दीजिए इसको। 850 सीट का खेल है, 850 हो जाएगा तो 850 में फिर मोदी जी 750 आ जाएगा, आए। और फिर वैसे ही आपको मिलेगा जैसे किम जोंग का आया था ना, अभी चुनाव हुए तो 99 दशमलव कुछ %, वैसे ही फिर चुनाव में आया करेगा बहुमत। फिर तो बाकी कहने के लिए होगा कि चलो हाँ फलान ढिमकान, जो भी होंगे इन्हीं के लोग होंगे विपक्ष में भी। इसमें संवैधानिक पेच वगैरह जो है वो कोई पेच नहीं रोक पाएगा, यहाँ संख्या रोक पाएगी, संवैधानिक पेच नहीं रोक पाएगा, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाएं तो बदलने जा रहे हैं। ये मैं साफ कर दूं, ये विश्लेषक वगैरह या बुद्धिजीवी जो हैं वो बताते हैं संवैधानिक पेच। संवैधानिक पेच कैसा? जब संविधान है बदलने की पूरी कवायद है तो कोई पेच उच नहीं रोक पाएगा, सब पेच खोल करके जेब में रख लेंगे साहब। दरअसल 2 अमेंडमेंट एक साथ है, 130वां और 131वां। 130वां है जो विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री को सरवाइव नहीं करने देगा कुर्सी पर, और 131वां है जो संविधान को सरवाइव नहीं करने देगा। ये 2 संविधान संशोधन है, 2 बिल है, और यही दोनों बिल में सारा खेल छिपा हुआ है। 131वां और 130वां और 131वां में शुरू के 2 अंक लेंगे तो दोनों में 13 है। ये दोनों दरअसल इस देश में लोकतंत्र की 13वीं कर देंगे। 130, 131,
ये दोनों में देखो 13 है, 1313 ये कॉमन है, 13 ही कॉमन है, बाकी 01 अलग अलग, 13 कॉमन है। ये कॉमन इसीलिए है कि इससे अगर आप लोग सनातनी हैं, मैं सनातनियों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो हम लोग नंबर वगैरह बहुत फॉलो करते हैं ना, दोनों में 13 है, यानी ये संकेत दे रहे हैं सनातन धर्म के साक्षात ईश्वर कि मोदी जी संविधान लोकतंत्र की 13वीं की तैयारी कर रहे हैं इन संविधान संशोधनों के लिए। अब हम सुना देते हैं आपको विपक्ष की क्या तैयारी है और विपक्ष की चिंताएं क्या हैं। 2 बयान सुनाएंगे, उसके बाद हेमंत भाई आगे मामले को बढ़ाएंगे। जयराम रमेश और संजय राउत, पहले जयराम को सुनवा देते हैं, हालांकि कांग्रेस के लिए तो इन्होंने बड़ा मेहनत कर दी है, लेकिन विपक्ष के लिए क्या कर रहा है सुन लीजिए। Convocation is out, monsoon session to begin from 28th. Sir, there is a speculation that the centre may revive the constitutional amendment to expand parliament to 850 seats. Yeah, the delimitation. Yeah. They will try to bring the 130th constitutional amendment bill, which we are going to oppose. You know, that's the dangerous bill that was introduced in August of 2025 and subsequently referred to a JPC, which most of the opposition parties boycotted, which says that if a minister is in jail for 30 days continuously for a criminal offence for which punishment is more than 5 years, on the 31st day he will be dismissed. I mean, this is extraordinary. I mean, the court proceedings are going on. There is no, in India, you are innocent till you are proven guilty. You don't have bail, right? The court proceedings have not pronounced a definitive verdict. You are in jail for 30 days because the agencies have made sure that you are put into custody. We know how the agencies have been functioning under the Modi Shah regime. So this is nothing but political vendetta. This is political vengeance. This is, to ensure political harassment of your adversaries. To be adopted on July 17th. No. This was introduced last year. So this went to a JPC. They will try to introduce it in this session, in the monsoon session. We don't have any firm information, but I expect that they may do it, but we are going to oppose it. We are going to oppose the delimitation bill. The delimitation bill came in a special session in April of 2026, 16th and 17th, and the Home Minister was humiliated beyond measure on the 17th of April when he got only 298 MPs to support the delimitation constitutional amendment, whereas he required 352. As opposed to 352, he got 298. So he was short by 54. So now, since the 17th of April, he has been trying to split various political parties. He has split the TMC, he has split the Shiv Sena. Yes, those splits are a challenge for us. They are severe setbacks, not only for those parties concerned, not only for Uddhav Thackeray. No, not at all. I think, of course, as I said, it is a setback. It's a setback for Shiv Sena, UBT, it's a setback for the TMC, it's a setback for the opposition. But our unity and solidarity continues, and I will say with confidence that Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi will not get 2/3 majority if they try to push the 130th Constitutional Amendment Bill on this dismissal of ministers and chief ministers and the delimitation bill, which they lost on the 17th of April. So they are trying to manipulate a majority. They are splitting political parties. I'm sure they're offering various types of incentives, immediate incentives and deferred incentives, various incentives they are offering to MPs. But we are united. We have solidarity, and I am confident we will do our best to ensure that this 2/3 majority is not going to be obtained by Mr. Shah, like he did not get on the 17th of April. 17th of April, for the first time, the Modi government suffered a setback in Parliament. I mean, the only two, once the first setback they suffered on the 19th of November 2021, where the Prime Minister had to withdraw the 3 black anti-farmer laws, right? After agitation by farmer organizations that was spread over 13 months. Like that,
on the 17th of April 2026, the delimitation bill, the constitutional amendment bill, was defeated. Defeated not by a thin margin, was resoundingly defeated. The bluff and the bluster of the Home Minister was completely exposed. हारे तो थे, और हम तो उस दिन ही कहे थे कि 2014 के बाद सबसे बड़ी हार नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार है इस पूरे रिजिम में। संजय राउत को भी सुना देते हैं, जयराम को तो आपने सुने लिया, संजय राउत को। ये सही है, ये बात ऐसी है कि आज भी कांग्रेस के पास उनको जो डिलिमिटेशन बिल लाना है 850 वाला, उनके लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है और बहुमत नहीं जुड़ सकता है। आप कितने भी तोड़ दो, तोड़ने की कोशिश करो, आप कोई बहुमत का आंकड़ा आप नहीं प्राप्त कर सकते। आज राम मंदिर का जो लूट है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी है, चढ़ावा चोरी है, राम और सीता माई के अलंकार चोरी हो गए, हाँ, राम सीता माई का मंगलसूत्र भी चोरी हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सीता माई का जो मंगलसूत्र दान दिया था बहुत से लोगों ने, हाँ, सोने का रामचरितमानस भी लूट गया है। वो कानों के, हाथ के कंगन, ये कानों के सब अलंकार, प्रभु श्री राम के अलंकार, आभूषण सब चोरी हो गए, और चोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के चोर है। ये सब बीजेपी के महमूद गजनवी है। उसके खिलाफ आज महाराष्ट्र में शिवसेना आंदोलन शुरू करेगी। आज दादर में हनुमान मंदिर के सामने उद्धव ठाकरे जी के लीडर नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत होगी, फिर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा और महाराष्ट्र के बाहर भी हम जाएंगे। इन्होंने कहा नंबर नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। अब तैयार तो ये हैं, लेकिन बहुत सारे पेच हैं। वही नंबर गेम को समझना भी जरूरी है। इतना ठोक बजा के कह रहे हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है पता नहीं। रंधावा अमित शाह के साथ मिल रहे हैं, अमित शाह के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा की मीटिंग हुई। कांग्रेस पे ही मुझे कई बार होता है कि कहीं यही, क्योंकि भाई बाकी तो समाजवादी पार्टी छोड़ बाकी तो तोड़ ही लिया है इन्होंने। डीएमके अब अपने आप को इंडिया का अलायंस के साथ नहीं कहती है, वो कांग्रेस के साथ बैठती नहीं है। पता नहीं उसको जो है वॉकआउट करवा दें, क्या पता। तो कांग्रेस ही, क्योंकि पूरा तो नंबर नहीं हो रहा है, नंबर देखें तो पूरा नहीं हो रहा है। लोग 293 पे गिनते हैं, मैं 298 पे गिनता हूँ। लोग सब 293 पे, आप अखबार देखेंगे या पोर्टल वो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 293 पे कर रहे हैं। आप 298 पे करिए, क्योंकि 298 इनको मिला था 17 अप्रैल को, वाइज में 298 था। 298 में आप 26 जोड़ लीजिए, 20 ममता बनर्जी और 6 शिवसेना यूबीटी, 26 जोड़ लीजिए तो भी कितना होता है 324। 360 से 324 में 36 का अंतर है। बहुत बड़ा गैप है, 36 का अंतर है। हेमंत भाई 36 के अंतर पर इतना ठीक है, कैमरे पर कॉन्फिडेंट रहना ठीक है, लेकिन भीतर की क्या तैयारियां हैं। सुखजिंदर रंधावा जैसे लोग मिल रहे हैं। देखिए कांग्रेस में भी कहा जा रहा है नहीं वो नॉर्मल मीटिंग थी। मुझे आप जरा एग्जांपल बता दो कि नॉर्मल मीटिंग कितने सांसदों को विपक्ष के अमित शाह ने कहा कि आओ तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारे प्रदेश की दिक्कत बताओ, किसे बुला करके। पूरा देश तो दिक्कत में ही है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आशीष भाई, जो आज की लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर 2/3 मेजोरिटी आपको काउंट करनी है तो 360 बनती है। और 360 में से आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया कि जो 26 नई तोड़फोड़ की है, 20 तृणमूल में और 6 शिवसेना यूबीटी में, तो 324 हो गए। इसके बावजूद जो संख्या है वो 36 कम है आज भी। इसके इनके पास 2 से 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है कि डीएमके 22 सपोर्ट नहीं करेंगे, 22 लोग हैं तो कम से कम एब्सटेन कर जाए, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो नीचे आ जाएगी। एक दूसरा, जब तक आप बड़े पैमाने पे सपा या कांग्रेस इसमें अगर बड़े पैमाने पे वो ना करो, तब तक ये बिल पास होते दिखाई नहीं देते, जहां तक लोकसभा का सवाल। और जब आप राज्यसभा की बात करते हो, जब राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी की बात करते हो, तो वहां भी 161 चाहिए जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसकी। उसके हिसाब से आपके पास संख्या है 152, तो वहां भी 9 की जरूरत है आपको। तो इसमें आशीष भाई दो चीज समझने की है ना ब्रॉडली। मैं इस बात पे 100% कन्विंस्ड हूं कि जो पिछला जिसको ये जीत प्रोजेक्ट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को या नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को ये नहीं पता था 17 अप्रैल को कि ये बिल 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं होगा? क्या उनको कोई गलतफहमी थी? हम सबको इसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। उस टाइम सारे का सारा खेल बंगाल के चुनाव के लिए, जो खेल तो ये ज्ञानेश गुप्ता के थ्रू कर चुके थे। थोड़ा सा देखिएगा, आप हो सकता है मेरी बात से सहमत हो, मैं दर्शकों के सामने जो मेरी एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रखूं। तो जब आपको नहीं पता कि आपके पास कितनी संख्या है, उसके बावजूद, और तब कोई बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ भी नहीं की, छोटी मोटी सेटिंग्स की इधर उधर, भाई तुम कर देना टाइप, वो सारा खेल एक्चुअल में डिलिमिटेशन और उसका नहीं था। उस समय अब जो क्या नाम है अपना बंगाल की जो महिलाएं थी, उनके लिए, क्योंकि वहां 10-10 हजार नहीं दिए जा सके बिहार की तरफ, तो उनके लिए एक फॉल्स एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था कि देखो सारा विपक्ष, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, ये सारे का सारा महिला आरक्षण के विरोध में। प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं कर रहे थे, ये तो महिला आरक्षण की बात कर रहे थे। तो इनका खेल वो था। तो उस समय इन्होंने वाटर भी टेस्ट कर लिया, और जो एक लिफाफा देना था, जो एक आवरण देना था बंगाल की जीत को, वो दे दिया। आप सोचिए तो सही, देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है आशीष भाई, प्रचार पूरे पीक पे है, और प्रधानमंत्री वहां चुनाव हारने के बाद, क्या संसद के अंदर 298 पे टिकने के बाद, और फिर राष्ट्र के नाम संबोधन करता है संसद की कार्रवाई को लेकर के। कभी सुना है आपने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्या हुआ आपका? वो सारा खेल मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन उस सारे को प्रिल्यूड लेकर के, उसकी भूमिका लेकर के अब जो ये करने की फिराक में है, वो आपको देखना पड़ेगा। और अब क्यों करेंगे ये भी समझ लीजिए। अब अयोध्या में सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जो अयोध्या ने कालिक पोती है, उसके बाद भाजपा और आरएसएस मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। आज आप अयोध्या के अंदर वो पोस्टर देखे आपने, जरूर देखे होंगे, आप सारा दिन एक्टिव रहते हो, कि चंदा चोर और चढ़ावा चोरों का स्वागत नहीं है यहाँ पर, और पूरे अयोध्या में लगे हुए हैं, लखनऊ में भी लगे हुए हैं। तो उस सारे ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए पूरा जोर इधर है। उसका एक पार्ट ये कर चुके हैं, 20+6 जिसका आपने जिक्र किया। अब डीएमके कितना मानेगी, क्योंकि डीएमके अभी भी जो अब तक उसका जो पूरी पोजीशन रही है ना परिसीमन को लेके, वो अब तक ये रही है कि यथावत रहे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वो नहीं चाहते कि परिसीमन के साथ छेड़खानी की जाए। लेकिन आपको पता है मोदी और शाह, और खासतौर पे जो कांग्रेस ने जिस तरीके से टीवीके के साथ चलेगी, तो उनका जो दुख है सो कॉल्ड, उसको कहीं ना कहीं फायदा उठाने की फिराक में रहेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि यार तुम हमारे पक्ष में मत दो, कम से कम एब्सटेन कर जाओ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, समाजवादी पार्टी तो टारगेट पे ही है। कांग्रेस के अंदर ब्लैक शीप्स की कमी नहीं है, मैं आपको पहले साउंड कर रहा हूं इस बात पर। रंधावा एक नहीं है। आप मुझे बताइए, जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, यूथ कांग्रेस में बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, और एक चुनाव के लिए जो स्टेट जारी है, उस स्टेट के अंदर चरणजीत चन्नी की हरकत देख लो आप, उस स्टेट के अंदर मनीष तिवारी की हरकत देख लो आप। जब चुनाव का बिल्डअप होता है, एनवायरमेंट बिल्डिंग के, भाई पूरी कांग्रेस एकजुट है क्या है, उस समय चरणजीत चन्नी तो 50 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है अपने घर में। मनीष तिवारी वहां क्या कर रहा है? एक श्रीमान जी गृह मंत्री से मिलने चले गए। आप मुझे एक बात बताइए, गृह मंत्री से कितने सांसद मिलते हैं? खूब मिलते हैं, दुनिया मिलती है। केवल उसी के फोटो और वो सारी चीजें क्यों आई? दुनिया मिलती है भाई, पार्लियामेंट के अंदर भी मिलती है, बाहर भी मिलती है। आप कुलेगी तो हो यार, कागज देने आगे, कुछ आ देने आगे, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। लेकिन वो फोटो लाने का मतलब समझ लीजिए क्या है, वो है बिटवीन द लाइन्स का खेल, कि उसका भाई के अंदर भी पानी मर रहा है, और गृह मंत्री चाहते हैं कि वो चीज बाहर आए। सिंपल। तो ऑपरेशन पूरे पीक पे है, और इस समय अयोध्या की जो कालिक पोती गई है, उसके बाद ये लोग घायल हैं बहुत बुरे तरीके से, डरे हुए भी। मैं और आप, वी आर नॉट प्रीवी टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड टू मिस्टर विनय कटियार। मुझे आपको नहीं पता, आप वहां थे नहीं, लेकिन विनय कटियार ने जो कुछ कहा कि रात को 2 बजे प्रधानमंत्री का फोन आया था कि वो पूछ रहे थे कि अब आगे क्या होगा। ये भाषा आपको सामान्य लग रही है क्या? ये भाषा सामान्य है? मोदी जैसा व्यक्ति जो बाहर क्या प्रोपगेट करता है, और अगर उसने ये कहा है और उसका खंडन नहीं आया पीएमओ से, जो कटियार ने कहा उसका खंडन नहीं आया अब तक, इसका मतलब क्या है? कि अंदर तक हिले हुए हैं शीश भाई, पूरे तरीके से हिले हुए। अयोध्या वाली चीज छोटी नहीं है भाई। आप पोमेरियंस के सारे कब तक चला लोगे यार? लोग, आम आदमी तो समझ रहा है ना इस बात को। जब देश के होम सेक्रेटरी की ऑफरिंग अगर नहीं बची, तो फिर मेरा और आपका तो खाता ही क्या है? आम श्रद्धालु का क्या खाता है?
तो उसके लिए एसआईआर की व्यवस्था है। मैं वही साइड से काउंटर कर रहा हूं, अपनी बात को भी काउंटर कर रहा हूं। उसके लिए ज्ञानेश गुप्ता की एसआईआर की व्यवस्था है। फिर कोई जरूरत पड़े तो डीसीवीसी सब है, वो कर लेंगे काम, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस सारे के अंदर एक नैरेटिव तो आपको लाना पड़ेगा ना सामने। विपक्ष इन सारी बातों को भूल करके डिलिमिटेशन पे चला जाए, अपनी पार्टी बचाने पे लग जाए। आपको हराने नहीं आ रहा, मैं अपनी जान बचाने पे, अपने एमपीज को इकट्ठा करने पे लग जाऊं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, और आने वाले दिनों में 20 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, जैसा कि आपको पता है। ये परिस्थितियां और ज्यादा बढ़ेंगी, और इसमें मीडिया का जो रोल है वो बहुत घातक सिद्ध होने वाला है इस डेमोक्रेसी के लिए। आपकी पार्टी में अनैतिक तौर पर मर्यादा लांघ करके, लोकतांत्रिक मूल्यों को रोंद करके मैं सेंध लगाना चाह रहा हूं, और आशीष चित्रांशी उसको मिशन लिख रहे हैं। मिशन क्या होता है? इस देश की वोकैबुलरी, शब्दकोश को क्या हो गया भाई? इस पूरी चीज को समझना पड़ेगा हमें कि इस बार मोदी और शाह आतुर नहीं कि करना है, इस बार डेस्परेट है कि करना पड़ेगा। और उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो जो 3 कृषि कानून कैसे पास हुए थे पता है ना आपको? सांसद सस्पेंड करने पड़े। देखो, एक चीज मोटे तौर पर आप देखिए, अयोध्या वाला मसला पार्लियामेंट में उठेगा कि नहीं उठेगा? हंगामा होगा कि नहीं होगा? शहीद सैनिकों के नाम छुपाने पर हंगामा होगा कि नहीं होगा? ओम बिरला को कितने सेकंड लगते हैं 50 कांग्रेसी सस्पेंड करने में? उनके पास तो रिकॉर्ड है, पहले भी 50 कांग्रेसी कर देंगे, 10-20 सपा के कर देंगे, कुछ ही पास करा लो, कहां समस्या है? तो इनकी जो दुस्साहस है ना, उस दुस्साहस को आप कभी कम मत आंकिएगा। साहस नहीं, दुस्साहस है, इसको कभी कम मत आंकिएगा। ये किसी भी हद तक जाएंगे, और ये इस देश का जो सिस्टम कैप्चर कर चुके हैं, उसमें केवल ये 2 ही काम और करने बाकी हैं जो ये अब करने जा रहे हैं। जिससे चाहो मुख्यमंत्री को निपटा दो, क्योंकि आप देखिए ना, इनको 2 धाराएं बहुत अच्छे से पता है, मनी लॉन्ड्रिंग और यूएपी। ठीक है ना? क्या कह रहा है असम का मुख्यमंत्री पता है आपको? कि असम को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो ध्रुवीकरण कर सके, और मेरे से बेहतर कोई नहीं था। इस बात को ये सम्मान का प्रतीक मान रहे हैं आशीष भाई। और देश की जो जुडिशरी है वो बैडमिंटन खेल रही है, बैडमिंटन जस्टिस। अभी तक आप क्या कहा करते थे? कंगारू कोर्ट कहा करते ना। अब बैडमिंटन जस्टिस पे तो आप आ चुके हो। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। ये जो सारे का सारा घटनाक्रम है, इसको समग्र रूप में आप जब देखेंगे आशीष भाई, तो मान करके चलिएगा कि इस बार ये कुछ बड़ा और दुस्साहसी करने वाले हैं, ऐसा मेरा पक्का 100% विश्वास है। बाकी जो चीजें हैं, घटनाक्रम है, और कांग्रेस पार्टी में ब्लैक शिप्स की कोई कमी नहीं है, मान के चलिएगा। सपा पे, क्योंकि सपा का जो माहौल लोकसभा में बना था, उसके बाद उनके खिलाफ कोई बहुत नेगेटिव नहीं, और अब सपा के जितने भी सांसद हैं उनको एक मौका दिखेगा अयोध्या वाले घटनाक्रम के बाद, तो वो एकजुट रह जाए, डीएम के एकजुट रह जाए, फिर शायद कुछ बात बन सकती है। और अगर वो घटनाक्रम नहीं हुआ ना, अगर तोड़फोड़ फर्दर नहीं कर पाए, तो फिर ये मानिएगा कि फिर ये बिल्स लेकर के नहीं आएंगे संविधान संशोधन वाले, ये भी तय मानिए। नहीं, वैसे जो आपने कहा दुस्साहस कर सकते हैं, देखिए दुस्साहस और कायरता में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये मतलब बिल्कुल स्थापित सिद्धांत बता रहा हूं। जो जितना कायर होता है वो उतना दुस्साहसी होता है। कायरता और दुस्साहस, ये दोनों, अब किसने किसको मंगलसूत्र पहना है नहीं बता सकते, लेकिन कायरता और दुस्साहस में इतना गहन संबंध है, इतना गहरा संबंध है। रही बात बंगाल का, आपने कहा था कि बंगाल में उस समय 17 अप्रैल को क्यों लाए थे, उसमें मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन 50% ऐड उसमें करने की जरूरत है। वहां पर क्या था कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा किसका वो सबको पता है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी क्या था? वहां पर एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का भी खेल था। आप नहीं साथ आओगे, हम हार जाएंगे, हम ढोल बजाएंगे, महिला विरोधी, ज्ञानेश कुमार जिताएंगे, और टीवी पे हम बताएंगे कि देखो महिला विरोधी थे, हार गए। दूसरा, कहीं 2-1 पार्टियां साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गई, मनोवैज्ञानिक प्रेशर में आ गई कि यार ये भाजपाई हैं, इनके पास मीडिया भी है, प्रोपेगेंडा फैला देंगे, यार महिला आरक्षण का मामला है भाई, आगे की राजनीति खराब हो जाएगी, कर दो इनको समर्थन, कर दो समर्थन। तो कहते नहीं है कि वो बटेर लग जाना, एक खास पोजीशन में बटेर लग जाना, तो वैसे ही बटेर लग जाएगा इनके हाथ।
दन से मतलब झटके में झांसा देकर के, कहते हैं झांसा देकर निकल गए, झांसा देकर के एक बिल निकालने जाएंगे और उसके बाद फिर किसी झांसा नहीं देने की जरूरत है। ये असल उसमें था कि यह भी कि दोनों तरफ से खेल रहे थे। अगर नहीं साथ आओगे तो घूम घूम बदनाम करेंगे, बाद में टीवी बताएंगे इसीलिए, और अगर झांसे में आ गए, कहीं फंस गए, तब तो फिर हमेशा के लिए तुम लोग गए। मीडिया की भूमिका, आपने कहा कि मीडिया बताएगी या ये कब तक बचाएगी, यहाँ पर सबकी भूमिका तय है हेमंत भाई, सबकी भूमिका। मोदी जी रामायण को पढ़े हैं, लेकिन उसमें अपने काम भर का निकाले हैं। राम सेतु में गिलहरी का भी योगदान था ना, तो मोदी जी अपनी सत्ता बचाने के लिए गिलहरी की भूमिका भी तय किए हुए हैं कि कितनी भूमिका किसकी है। आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग अपनी जिस भूमिका में है, वहां पर तो मीडिया को छोड़ा जा सकता है कि जाओ तुम्हें जो मन करे कर लो, लेकिन नहीं छोड़ा गया है। कुछ तो करोगे ना, कुछ तो करोगे। तुम हमारे हो, दिन भर तुमको हमारी चापलूसी करनी है, तो कुछ तो करोगे। मैं आज एक बयान सुना, इसलिए मैं कहा कि सबकी भूमिका नियत है। ऐसा नहीं है कि एक की वजह से दूसरे छोड़ दिया जाए, सबको रहना है झंडे तले। साउथ की फैमिली अयोध्या गई थी, हालांकि वहां सन्नाटा है, लेकिन कुछ तो जा ही रहे लोग। साउथ की फैमिली थी, महिला से वहां के रिपोर्टर ने बात की। अब वो देखिए क्या, उसको कहां से इतना चीजें हुई होंगी। उसने कहा यहाँ चंदा चोरी, तो महिला ने पता है क्या कहा, कहा नहीं बीजेपी तो बहुत अच्छा है, यहाँ कांग्रेस का रूल है ना कि यहाँ पर कांग्रेस है ना, कांग्रेस चोरी किया है। नहीं आप सुने होंगे तो मैं भेज दूंगा। देखा? अच्छा। साउथ में कांग्रेस चोरी किया, ये इधर कांग्रेस है। तो उसने कहा नहीं यहाँ पे भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश है भाजपा सरकार, नहीं इधर कांग्रेस होगा, इधर इधर एमएलए कांग्रेस का होगा, इधर विधायक कांग्रेस का होगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं ना कि दक्षिण भारत में लोग बड़े मतलब एडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका बौद्धिक स्तर थोड़ा हम लोगों से बेहतर है। देखिए जब उनको भी ये झांसा दे दिए तो हम आप कहाँ टिकते हैं, किस खेत की मूली। ठीक। दूसरी बात, मैं कल भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, बीच में 10-15 मिनट आप इंतजार किए क्योंकि मैं अयोध्या ही बात कर रहा था। आज भी सुबह बहुत क्लियर कट, अयोध्या के आसपास मेरा तो घर वहीं है, 40-50 किलोमीटर, 45 मिनट लगता है। वहां बहुत सारे अपने सब परिवार जैसे भाई हैं। तो पूछा क्या चल रहा है भाई तुम लोग, तो कहे कि माहौल तो बहुत ही वो है, लोग जाना उधर जा नहीं रहे, इतना बवाल के चक्कर में सब लोग वहां भीड़ एकदम खत्म हो गई। लेकिन भैया आखिर में कहीं नहीं कोई जाएगा, रहेंगे यहीं, क्योंकि इसके आगे वाला निर्णय लेने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि 12 साल में खत्म कर दिया इन सब ने। सब गोल गोल घूम के आते हैं और वही कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं, स्टूल पे, कहते हैं कि नहीं जाएंगे कहाँ, सनातन खतरे में है ना। आखिर चंदा चला गया, राम कभी, अभी उद्धव ठाकरे का आपने सुना, मंगलसूत्र सी तक चला गया, कह रहे हैं सनातन बचाएंगे इनके साथ। जो सीता माई मंगलसूत्र गायब कर दिया बकौल संजय राउत, मतलब अब बताओ ना, माँ का मंगलसूत्र जो ले लिया, हम उसी कह रहे हैं कि वो हमारे पिताजी की रक्षा करेंगे। अरे वो तो कब पता नहीं क्या करते। तो वो बुद्धि वाला जो है ना, वो हिस्सा इन सब, इन्होंने एक ही चीज को तो टारगेट किया, सोचने की क्षमता खत्म कर दो, खत्म कर दो सोचने की क्षमता। ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बात हम कह रहे थे, जो आप हम लोग शुरू किए थे नंबर गिनने से और आ गए मंगलसूत्र गिनने पे, इसीलिए इसकी चर्चा। ये किसी भी रास्ते से, ये बिल तो इनको पास करवाना है किसी भी हाँ, रास्ते से। बिल्कुल। ये बिल नहीं पास करवाएंगे तो फिर गुफम साधने करनी अ- पड़ जाएगी। हाँ। आशीष भाई एक बात समझिए, आप इतनी मासूमियत की बातें मत कीजिए। जब कृषि बिल पास कराए गए थे, उसके बाद जो कुछ सस्पेंशन हुए उस दौरान में, आपको पता है कुछ ऐसे लोग थे जो संसद के अंदर भी नहीं थे, वो भी सस्पेंड कर दिए थे, हम्म, याद होगा ना आपको। हम्म, और बाद में फिर उनको बहाल किया गया, फिर दोबारा सस्पेंड किया गया। तो भाई यहाँ कुछ भी संभव है। आयज और नाइज का शोर संगामा हंगामा करा करके, आयज हैव इट, आयज हैव इट, आयज हैव इट, द बिल इज पास, छुट्टी जाइए।
बाकी बैडमिंटन वाले बैठे हैं सब जगह, कोई समस्या नहीं। तो ये तो आपको अपने सांसदों को बचा करके रखना। इस बार ये अगर लेकर आएंगे तो ये मान के चलिएगा, अगर इस बार बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो ये फिर उसको पास ही करा के छोड़ेंगे, वरना लाएंगे नहीं। ये भी एग्जैक्टली पास करवाएंगे। इसमें ये तो ये जो है ध्वनि मत से तो नहीं करवा पाएंगे, नहीं, इन्हें सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान संशोधन है, इसमें तो स्प्लिट होगा, मतलब जो है मत विभाजन होगा। संविधान संशोधन विधेयक ध्वनि मत से होते नहीं है, मतलब उसमें ये है संविधान को तार-तार करने वाले, लेकिन वो होता ही नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं टिकेगा। किसी के सामने जाएंगे तो कहेंगे नहीं भाई मत विभाजन तो करो, नंबर तो दिखाओ, तो नंबर तो दिखाना पड़ जाएगा। अब उसी नंबर का गुणागणित, कांग्रेस में नंबर के गुणागणित पे अब काम शुरू हुआ है। लोग कह रहे थे सपा ये वो, कांग्रेस में शुरू हो गया। और कांग्रेस में चन्नी, मनीष तिवारी तो खैर प्रतिष्ठित आदमी है, उनके पुराने वो हैं इस टाइप के, लेकिन चन्नी उन्नी का जहां तक मामला है ना, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उस ऑपरेशन में टॉप लेवल में कांग्रेस से कुछ मदद की जा रही है। बीजेपी के ऑपरेशन में हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि बवाल हो। क्योंकि मैंने बहुत उस विषय को देखा, जो माकन साहब तो खैर हर प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी में घुस जाते हैं, स्पेशल केस वो भी हैं, लेकिन उसके अलावा मीनाक्षी नटराजन, भजनलाल जाटो भी थे, और उस कमेटी की रिपोर्ट दाएं बाएं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसका हिस्सा मैंने सुना। पंजाब भी एक दो लोग से बात हुई, आप भी बगल में है तो बात करते होंगे। वहां पर लिखवाया गया था, बेसिकली जितने से थे उनका मत लिखवाया गया था कि वो क्या चाहते हैं। तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाए क्यों थे, उसका जो उसकी राय थी, आप कमेटी बनाए कि हम कमेटी से समझेंगे क्या चाहते हैं लोग पंजाब के। वो रायशुमारी करके लाई, जो कमेटी की रायशुमारी थी उस रायशुमारी को डस्टबिन में डाल दिए। तब तो आप मजबूर कर रहे हो किसी को भी कि तुम करो, तुम जाओ भाजपा के साथ। ये मैं कह रहा हूं, दिल्ली से मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली में कुछ बैठे हैं ऐसे लोग, आप चेक कर लीजिएगा। वहां पर मैक्सिमम लोगों ने चन्नी को कहा था कि चन्नी है, और निकाय चुनाव में ये बडिंग, राजा बडिंग का इलाके में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, आप ये भी देखो। और चन्नी था जिसके में क्लीन स्वीप की कांग्रेस, चन्नी का इलाका क्लीन स्वीप की कांग्रेस, और बडिंग के इलाके में सुपड़ा साफ हो गया। आप वो आपका 4.5 साल से सरदार है, सरदार के इलाके में आपका सुपड़ा साफ। तो ये भी एक था, कमेटी भी लेके आई। अब कमेटी से मंगवाने के बाद उस रिपोर्ट को क्यों डस्टबिन में डाल करके ये फैसला किया गया, इसका मतलब उकसावे की कार्रवाई दिल्ली से की जा रही है कि नहीं तुम भगोगे, हम लात मार के तुमको बगावत करवाएंगे। ये जरूर मैं मानता हूं। खैर इजाजत दीजिए, ऐसे तो बहुत सारे खबरें और जुड़ जाएंगी इसमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।